अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं और कल हमने उसकी कुछ ऑर्गेनेलीज़ को पढ़ा था और जो रह गई हैं इंशाल्लाह आज हम उनको पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम आप जानते हैं कि ये क्या होती हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स का मुतल्लिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिछले लेक्चर्स में भी। तो आज हम जो देखेंगे इसकी वो डिटेल में जाएंगे। ठीक है। राइबोसोम्स को प्लेट नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 1955 में स्टडी किया था। इसने सेल के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स टाइप यानी दानेदार ज़रात देखे। ठीक है। फिर उसने इनका नाम फिर इसने उसके मुतालिक बताया कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA मौजूद होता है। इक्वल अमाउंट में दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है। पहले इसमें क्या है कि आप ये देखें, इसमें RNA मौजूद होता है। आपको पता होना चाहिए कि RNA जो होता है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है मैसेंजर RNA और एक दूसरा होता है ट्रांसफ़र RNA और तीसरा राइबोसोमल RNA। तो जो राइबोसोम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर कौन सा RNA पाया जाता है, उनके अंदर यानी राइबोसोमल RNA मौजूद होता है। उसके बाद जो ये होता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि इसके पास कोई भी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है। इसके पास कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। इनको हम राइबोसोम का एक नाम है और भी, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक है। यह इसका नाम ऐसे क्यों है, इसका नाम ये इसकी बेस पे रखा गया, यानी RNA और प्रोटीन्स के बिना पर इसका नाम रखा गया है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। मतलब 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट जो होता है इसका लार्जर साइज़ का होता है और एक इसका होता है स्मॉलर साइज़ का। ठीक है। लार्जर साइज़ का कुछ इस तरह है। ठीक है। और स्मॉलर साइज़ का कुछ इस तरह मौजूद होता है। ठीक है। और आपने यहाँ पर एक मेन बात याद रखनी है, यूकेरियोटिक सेल में ये बड़ा होता है। ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम बड़ा होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में छोटा होता है। किस तरह ये बना हुआ होता है, 60S और 40S मिल के 80S बनाते हैं। अब आप बच्चे कह सकते हैं ये तो 100 बनता है, लेकिन आपने यहाँ पर इसमें यहाँ पर याद रखनी है कि इनको जमा नहीं करना है। ये मैंने वैसे लगाया है,
ये एक इस तरह करने से इसका 80s आएगा, ठीक है। और एस का मतलब होता है स्वर्टबर्ग, बर्ग, ठीक है। स्वर्टबर्ग यूनिट होता है ये। जिस तरह किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मतलब कोई मास में यूनिट होते हैं, ठीक है, तो इसका भी ये क्या है, मेजर करने के लिए मास और डेंसिटी को मास मेजर करने के लिए ये वाला यूनिट यूज़ किया जाता है, स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक में होता है उसको भी आप देख लें वो किस तरह बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में पीछे भी मैंने आपको बताया था ये 70s होता है। अब ये 70s कैसे बनता है, इसमें 50 + 30s मिल के 70s बनाते हैं। ऑफ कोर्स इनको काउंट करने से 80s बनता है, लेकिन ये यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर 80 नहीं बनेगा, ये 70 बनेगा, ठीक है। में मेन बात क्या है कि ये जो हमारे पास इतना सेल है ना, मैंने आपको यानी ये मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस था, उसकी मेम्ब्रेन्स थी कुछ इस तरह, पीछे मैंने आपको बताया। यहाँ से एक ऑर्गेनेली बनी हुई थी, ठीक है। उसके ऊपर इस तरह आपने देखा था ग्रैन्यूल्स इस तरह बने हुए थे। तो ये क्या थे, ये मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स थे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर ये सेल के अंदर फ्रीली भी मौजूद होते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आपने मेन एक बात याद रखनी है, ये देखें यहाँ पर ये दोनों जब ये यहाँ पर जब ये प्रोटीन्स बना रहे होते हैं ना, प्रोटीन्स जब ये बना रहे होते हैं ये, उस वक्त ये दोनों यूनिट्स क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोटीन्स नहीं बना रहे होते तो ये फ्रीली मौजूद होते हैं। इधर देखें, यानी ये देख, ये इस तरह वो एक यूनिट हो गया, ठीक है। हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये ऊपर वाला लार्जर है यूनिट और ये नीचे वाला है, ठीक है। ये आपस में चलो ये 60s है और ये 40s है, ठीक है। इन्होंने आपस में जुड़ना होता है। तो बहुत यहाँ पर ये आपस में किस चीज़ से जुड़ते हैं, जब ट्रांसलेशन होती है ना, ट्रांसलेशन के दौरान यहाँ RNA से प्रोटीन्स बनती हैं, तो उस दौरान ये आपस में जुड़ते हैं। और ये जुड़ते किस चीज़ से हैं, मैग्नीशियम आयन से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखें इधर ये होता है हमारे पास, ये हो गया फॉर एग्जांपल मैसेंजर RNA, ठीक है। इसके ऊपर पहले छोटा यूनिट आके लगता है इस तरह, ठीक है, और उसके ऊपर ये बड़ा आके यूनिट लग जाता है। इस तरह ये बहुत सारे एक के ऊपर इस तरह लग जाते हैं, एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं और एक से कम भी। यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया था कि मैसेंजर RNA के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक राइबोसोम जुड़ता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर प्रोटीन्स इस तरह बनती हैं। इस तरह अगर एक मैसेंजर RNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाएं तो इसको हम एक नाम देते हैं पॉलीसोम्स, ठीक है। पॉलीराइबोसोम्स भी इसको कहते हैं, पॉलीसोम्स आप याद रखें, ठीक है। इसकी ये वाली जो कंट्रोल इस अटैचमेंट को कंट्रोल किससे किया जाता है, ये ताकि जुड़े रहें, मैग्नीशियम आयन, ये आपने इस बात को आपने याद रखना है। और पीछे मैंने आपको बताया था कि
यहाँ पे इस तरह न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस तरह मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर राइबोसोम बाहर की तरफ बनते हैं, और जब ये बन जाते हैं, ये जो स्टोर होते हैं ये इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोलस के अंदर स्टोर होते रहते हैं, यहाँ पर जमा हो जाते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ती है राइबोसोम्स की तो उस वक्त क्या करते हैं, ये फिर न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए बाहर सेल की तरफ साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। तो इसलिए ये MCQs MDCAT में पूछा जा सकता है, किसी भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स किसको कहा जाता है? तो उस वक्त आपने क्या याद रखते हैं? वो राइबोसोम्स। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज ये थी ऑर्गेनेली हमारी कंप्लीट हुई। हमारी अब दूसरी ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। ठीक है, क्या है? लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम जो लाइजो निकला है, ये इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, और सोम्स बॉडी से निकला है, सोमा। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा कि ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम अभी इसके बात करते हैं। क्या इसमें आपने याद रखना है, लाइजो मतलब किसी भी जोम, किसी बॉडी को तोड़ना। यहाँ से आपने इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, साइंटिस्ट था जी ड्यूव, इसने कब 1949 में इसको स्टडी किया था। ठीक है, इसका डायामीटर होता है 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि लाइसोसोम्स क्या हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। तो ये पहले तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से आई हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक वेजिकल की शक्ल के होते हैं, यानी वेजिकल्स जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि गोल्जी अपरेटस किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करता है और एक वेजिकल में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो वेजिकल कई तरह के हो सकते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लाइसोसोम्स भी होते हैं। ठीक है,
इसके मतलब क्या है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये क्या होता है, इसकी जो पीएच होती है वो एसिडिक पीएच होती है, ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ये वर्क करता है एसिडिक में, इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है। देन इसके अंदर ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीएज किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे इसमें हमारे पास आएगा जो आपको पता होना चाहिए, देखें यह हमारे पास है प्लस, यहाँ से जो एक ऑर्गेनेली ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक ऑर्गेनेली और पड़ी होती है, गोल्जी। तो ये यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वेजिकल बने तो वो इनमें से फिर ये हो सकता है कि एक दो चंद एक जो थे वो क्या थे, ये हम कह देते हैं कि लाइसोसोम। इनको प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। प्राइमरी उस वक्त कहेंगे जब वो किसी चीज़ को डाइजेस्ट यानी अपना काम स्टार्ट करने से पहले वाली लाइसोसोम की हालत को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे, ठीक है। अब देखें एग्जांपल लेते हैं, आपने अमीबा देखा हुआ होगा जो कि कुछ इस शक्ल का होता है, ठीक है। इसके पास फॉर एग्जांपल आया फूड वैक्यूल, इधर क्या है फूड तो ये क्या करता है, इस तरह इसके गिर्द इस तरह अपने सूडोपोडिया बढ़ाता है और इस तरह एक गिर्द इसको अंदर की तरफ ले लेता है। ये क्या था, फूड वैक्यूल, ठीक है। सिमिलर इस तरह सेल के अंदर भी होता है। ये हमारे पास क्या है, अमीबा, ठीक है। इसने ले लिया, आगे क्या हुआ, यहाँ पर देखें इस तरह इसने इसको इस तरह, अब ये खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकता इसे, ठीक है। इसने अपने अंदर जो लाइसोसोम मौजूद है उसको हुक्म देना है कि इसको आके क्या करे, पकड़ ले, ठीक है। लाइसोसोम आया यहाँ से, वो इसके साथ इस तरह जुड़ गया, फिर ये लाइसोसोम और ये इसके अंदर मतलब फूड वैक्यूल है, फूड है। तो इसने क्या किया, लाइसोसोम, ये क्या है, इसने क्या किया, इसको डाइजेस्ट कर दिया और डाइजेस्ट करने के बाद जो इनके अपनी ज़रूरत की थी वो इधर सेल के अंदर आ गई और जो वेस्ट चीज़ थी उसको यहाँ पर वैक्यूल की शक्ल में इधर सेल से इस तरह बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मैक्रोफेज के बारे में आप जानते होंगे, वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है, ठीक है, वो भी इसी तरह मूव करते रहते हैं। तो उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो उसके पीछे पीछे है, उसने इस तरह पकड़ लेना है और फिर उसने अपने अंदर जो लाइसोसोम्स मौजूद होंगे उसको क्या कहेंगे कि इसको आके पकड़ ले और इसको क्या करे, डाइजेस्ट करे।
लाइसोसोम क्या करता है अपने अंदर से, मतलब इंजाइम क्या करता है, रिलीज़ करता है, और फिर वो क्या करता है उस इंजाइम से उसको, उस चीज़ को, या फिर बैक्टीरिया होगा तो उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। और जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाया कि इस तरह हमारे पास क्या था, अमीबा था। जब ये इस तरह लाइसोसोम के अंदर वो बैक्टीरिया आ गया तो इसको हम, आप वो लफ्ज़ पढ़ेंगे तो इसलिए सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है। इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे जब वो क्या करता है कि उस बैक्टीरिया को जब बैक्टीरिया को उसने क्या किया है, इनकल्फ कर लिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कब होता है, जब वो अपना काम, मतलब फंक्शन स्टार्ट नहीं करता है, उस वक्त उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। प्लांट सेल में एक मेन पॉइंट यहाँ पर है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल्स में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, लाइसोसोम्स। तो ये आपने बात याद रखनी है, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम कौन करता है, उसकी तरह कौन एक्ट करता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि सेंट्रल वैक्यूल उसकी तरह एक्ट करता है। और एक मेन बात आपने याद रखनी है कि 40 तरह के मुख्तलिफ डाइजेस्टिव इंजाइम लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। कितने, 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव इंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके फंक्शन जो थे ना, मेन पॉइंट जो था इसमें, इसके मेन फंक्शन थे वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप इसको, इस जो ये काम करता है, इसके मेन पॉइंट थे, एक था इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरा इसमें आता है ऑटोफेगी, देन ऑटोलाइसिस, ठीक है। अब मैं आपको इनके मतलब बताती हूँ। जिस तरह आपने अमीबा को पढ़ा है, मैंने आपको अभी अमीबा के बारे में बताया है, इसी तरह बिल्कुल सेल के अंदर भी क्या होता है कि सेल इंटरसेलुलर डाइजेशन में अगर हम देखते हैं, पहले इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सेल है, यहाँ पर वो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो यहाँ पर वो गोल्जी पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो वेसिकल मौजूद है। फॉर एग्जांपल के यहाँ से कोई भी फूड पार्टिकल आया है, ठीक है, यहाँ पर अंदर आया, यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है या कुछ भी है, यहाँ से लाइसोसोम आएगा, लाइसोसोम को सेल ने हुक्म दिया जब बाहर निकल आए, तो वो बाहर आ रहा है, क्या करते हैं, अंदर आ जाता है। इस हालत में अभी जो मौजूद है इसको हम प्राइमरी कहेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना है, प्राइमरी।
ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद और जो मुफीद हमारे सेल के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो सेल के अंदर अंदर ही रहती है, और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। और इस हालत को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है, ये आती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, ऑटो होता है, जहाँ से भी लफ्ज़ आप जहाँ पर भी ये लफ्ज़ पढ़ेंगे इसका मतलब इसकी जो मतलब होगा वो हमेशा खुद से ही होगा। ठीक है, फेगी। अब आप देखें कि इसमें क्या आता है, इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सेल। ठीक है, क्या है, सेल है। तो इसमें फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं सेल के अंदर वो पुरानी हो जाती हैं। ठीक है, जब वो किसी काम की नहीं रहती। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ओल्ड। तो जो सेल होता है वो लाइसोसोम को हुक्म देता है कि क्या करो, इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म कर दो। तो ये क्या करता है, इसको इस तरह गल्प करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, जब सेल ऑर्गेनेलीज को ख़त्म किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, तो उस वक्त हम उसको क्या कहते हैं, ऑटोफेगी। अब एक और भी टर्म लिखी होती है ऑटोलाइसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब बच्चों के दिमाग में ये हो सकता है कि दोनों एक ही चीज़ है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक सेल, आपको पता है हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो पुराने सेल जो होते हैं वो हर वक्त क्या होते हैं, मरते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, ओल्ड सेल है। अब इसका क्या कहते हैं कि इसका वक्त आ गया। तो ये क्या करता है कि लाइसोसोम्स को हुक्म देता है, क्या है, लाइसोसोम्स को कमांड देता है कि वो इनके अंदर फट जाएं। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, इसके अंदर फट जाते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक लाइसोसोम से इस सेल के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इसके अंदर फट जाते हैं, तो तब जाके सेल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर सेल के एक सेल के अंदर लाइसोसोम के फटने से क्या उसके पास वाले सेल्स को इफ़ेक्ट हो सकता है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ उसी सेल को फ़र्क पड़ेगा जिसने मरना है। ठीक है, इसको ऑटोलाइसिस कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ इसको कहा जाता है। इसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। आप कहीं पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल्स भी सिंगल सेल्ड होते हैं। वो सिंगल सेल्ड कह रही हूँ, वैक्यूल्स भी
सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जिस तरह लाइसोसोम गोल्जी अपरेटस से बने थे, इसी तरह वैक्यूल्स भी जो होते हैं वहीं से बनते हैं। वैक्यूल्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है सेंट्रल वैक्यूल, और तीसरे टाइप का कौन सा होता है हमारे पास? फूड वैक्यूल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस किस में कौन सा पाया जाता है। फूड वैक्यूल की अभी हमने बात की है, एनिमल्स में फूड वैक्यूल होता है। सेंट्रल में भी अभी बात किया है, सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो प्लांट्स में होता है, ठीक है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो प्रोटिस्टा में मौजूद होता है, प्रोटिस्टा, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होता है। एनिमल में हम बात कर चुके हैं कि फूड वैक्यूल बनता है, ठीक है। थोड़ी सी सेंट्रल की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल में हमारे पास देखें, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल के गिर्द क्या होती है? सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है। इसके अंदर इस तरह बहुत बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है। इसमें ये न्यूक्लियस जो होता है वो इधर साइड पे लगा हुआ होता है। इस बेचारे कोई पूछ ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो आपको पता होना है इसका फ़ायदा क्या है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल का फ़ायदा ये है कि सेल की ग्रोथ करवाता है, सेल ग्रोथ, ठीक है। ट्रिगर प्रेशर भी लगाता है। अब देखें फॉर एग्जांपल छोटा सा, ये इस तरह छोटा सा अगर सेल है उसको ग्रो करना है, ठीक है। ये देखें ये सेल है, इसको ग्रो करना है, इसके अंदर ये वैक्यूल है। तो इसका वैक्यूल ये क्या करता है? बाहर से पानी रहता है, सेल इसके अंदर भर जाता है। ये क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है, साइज में, जिसकी वजह से बाहर सेल भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास और इसमें आता है, तो आपने इसमें याद रखना है कि मेन काम इसका क्या है। प्लांट्स में स्पोर फॉर्म करते हैं ये, ठीक है, और सेल की ग्रोथ करवाता है ये। दूसरा इसमें आपने इस बात को याद रखना है कि अब इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है। इस वैक्यूल के अंदर कुछ आयन्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड। तो ये स्टोर करता है बहुत सारे आयन्स को, और ये स्टोर करता है वाटर को। और फंक्शन इधर लिख लेते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या काम करता है। स्टोर करता है मैनी रेजर आयन्स, ठीक है। दूसरा स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। तीसरा वाटर को भी ये क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। ये इसके फंक्शन हैं।
और एक इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये देखें, इसकी ये वाली वॉल है या मेम्ब्रेन है, सॉरी मेम्ब्रेन जो है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह आपने अक्सर लफ्ज़ पढ़ा होगा। तो ये क्या चीज़ है, अगर आपको नहीं पता है इसके मुतालिक तो अब आप सुन लें। जो साइटोप्लाज्म और वैक्यूल के दरमियान मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नेम है। जो सेल के इस वैक्यूल के अंदर वो भी सॉल्यूशन मौजूद है उसको हम सेल सैप भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। क्या है, अभी इसको देख लेते हैं। वैक्यूल होता है, 3 तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल किसमें पाया जाता है, प्रोटिस्टास में, किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है उसमें पाया जाता है। और जो फूड वैक्यूल है वो एनिमल्स में पाया जाता है। एंड सेंट्रल वैक्यूल जो होता है हमारे पास वो किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में बड़े साइज़ का होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें छोटे साइज़ का होता है। दूसरा, इसके अंदर प्लांट सेल्स में इसका काम क्या है कि स्पोर फॉर्म करते हैं और तो ये सेल की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। देन और इसमें हमारे पास इसके जो होती है, जो वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को मेम्ब्रेन अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। ठीक है, अब जो हम ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं, पेरोक्सी ठीक है, ये जो था इसको भी किसने स्टडी किया था, जी 1965 में। और इसके साथ कुछ और भी काम करने वाले थे, तो उन्होंने इसको स्टडी किया था पेरोक्सीसोम। इन्होंने किस पे स्टडी किया था, क्या चीज़ के ऊपर ये स्टडी कर रहे थे, इन्होंने स्टडी किया था लिवर सेल के ऊपर। इन्होंने किस पे स्टडी किया था, लिवर सेल के ऊपर। पूछा जा सकता है, लिवर सेल के ऊपर इन्होंने किया था। इन्होंने इस टिश्यू में क्या देखा था, इस ऑर्गेनेली में क्या इन्होंने क्या देखा था कि बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। ठीक है, एंजाइम्स इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने देखा था एंजाइम्स बहुत सारे उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। ठीक है, और उन एंजाइम्स में ऑक्सीडेटिव एंजाइम से जैसा कि परऑक्सीडेज, कैटालेस, ये ASE जहाँ पर भी लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है कि ये एंजाइम की बात की जा रही है। ठीक है, आप जहाँ पर भी इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे इसका मतलब है कि वो क्या चीज़ है, एंजाइम्स है। ठीक है, और था ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, ये था इसका। इसमें ये आपने याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनेली है ये बोथ एनिमल एंड प्लांट्स है। ये ऑर्गेनेली दोनों में पाई जाती है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या मैं आपको बताती हूँ कि इसमें होता इसका नाम पेरोक्सीसोम्स क्यों रखा गया था, क्योंकि इसका नाम पेरोक्सीसोम क्यों रखा गया था, क्योंकि ये ऑर्गेनेली जो होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड को की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में इस्तेमाल
होती है, तो जिसकी बिना पर इसका नाम रख दिया गया था। आप देखें किस तरह वो डी जो होता है हमारे पास फॉर्मेशन एंड डी, किस तरह अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, इन एनिमल सेल की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्या होगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस कौन सा इसमें जो यहाँ पर एंजाइम यूज़ करते हैं हम, पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखें, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप फर्स्ट था, देन दूसरे स्टेप में क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि H2O2 जो होता है बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो ये क्या करता है, इमीडिएटली टूट जाता है, H2O, ठीक है, वाटर में और ऑक्सीजन में, किसकी मौजूदगी में, कैटालेस की मौजूदगी में। तो अब देखें, पहले वो उन्होंने जो बुक के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो बुक के अंदर उन्होंने लाइन लिखी हुई होगी, इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर देखें पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन, फिर क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरह समझना है। अब अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट्स में इसका कहाँ पर क्या काम करता है, तो प्लांट्स में अब देखें, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में ये इन्वॉल्व होता है फोटो रिस्पायरेशन। अब बहुत से बच्चों को फोटो रिस्पायरेशन का नहीं पता होगा, आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो आप बाज़ औक़ात जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो प्लांट्स के पास क्या होगा कि वाटर की डेफिशिएंसी हो रही होगी, तो वो मज़ीद अपने वाटर की डेफिशिएंसी को बचाने के लिए क्या करते हैं, प्लांट सेल क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। तो जब क्या होता है कि स्टोमेटा बंद हो गया, तो स्टोमेटा जब बंद है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से अंदर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन की जो होती है वो कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहता है, कम हो रहा होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे, ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उससे फिर मतलब इस तरह जो होता है उसको हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, तो उसमें एक स्टेप आता है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होती है तो उसके बाद वो परऑक्सीजोम में जाती है। परऑक्सीजोम में क्या होता है कि ये ग्लाइकोलेट जो होता है हमारे पास है, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन। तो ये अमल कहाँ पर हो रहा होता है, परऑक्सीजोम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में इस तरह ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्लांट्स में इसका ये काम होता है, और एनिमल में ये इस आपको मैंने पहले बता दिया है, ये काम करता है इस तरह ऑर्गेनेली, ठीक है। अब हमारी लास्ट पे एक ऑर्गेनेली रह गई है और वो है हमारे पास
ग्लाइऑक्सी ठीक है। ये ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ जो होती है ना, हाँ, ये ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। और ये सिर्फ क्या कहता है, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। और ये भी क्या होती है, सिंगल, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। देन इसमें हमारे पास और क्या चीज़ आती है कि इसमें ये ज़्यादातर किस कब पाई जाती है, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ही पाई जाती है, यानी उस दौरान ये पाई जाती है। उसके बाद जब प्लांट ग्रो कर जाता है उसके बाद ये क्या आती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इब्तदाई तौर पे सीड के अंदर ही मौजूद होती है। और इसका काम यहाँ पर क्या होता है कि जो उसके अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड होते हैं ना, स्टोर्ड ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, उसको कन्वर्ट करती है। वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। और ये जो इस तरह साइकिल चलता है, यानी फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि वो साइड्स होते हैं जहाँ पर फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जिस साइकिल के ज़रिए ये कन्वर्ट होती है, उस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है। इस बात को आपने ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें आपने एक मेन बात जो भी मैंने बताई है कि ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होती है ऑर्गेनेली जनरेटिंग सीड्स के अंदर ही मौजूद होती है। और जब सीड जर्मिनेट कर जाता है उसके बाद ये क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसका काम सिर्फ सीड्स जर्मिनेशन के दौरान ही बस इसका काम होता है। और मज़ीद ये कि ये जो लिपिड्स रिच सीड्स होते हैं सिर्फ उसके अंदर ही पाए जाती है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कैस्टर, हमारे पास कैस्टर बीन्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास होते हैं सोया बीन्स, ठीक है। और जिनमें ये नहीं पाई जाती लिपिड पुअर सीड्स, ठीक है, जैसे हमारे पास पी प्लांट होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है। फर्स्ट इस ऑर्गेनेली की एक मखसूस बात क्या है कि पहले तो ये ऑर्गेनेली प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है और इसमें कुछ वो होते हैं एंजाइम भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज भी मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें आता है हमारे पास कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है। देन ये सिर्फ़ और सिर्फ जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ही पाई जाती है। दूसरा जो हमारा इन प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है फैटी एसिड, उसको ये क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है। आपकी बुक पे लिखा हुआ होगा कि उसके एक जगह पे लिखा हुआ होगा कि फैटी एसिड कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो एक जगह पर लिखा हुआ होगा कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उसको किस में करते हैं, सक्सीनेट। तो वो वही बात है, ठीक है। तो ये जो यानी एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को एक नाम दिया गया है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। देन और इसमें मज़ीद ये बात है कि ये जिन सीड्स के अंदर पाई जाती है वो कौन से होते हैं, उनमें लिपिड्स जो होता है उन सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। जिनके पास लिपिड बहुत ज़्यादा तादाद में, तो कि अब देखें क्यों ऐसा क्यों, जैसा कि वो ऊपर बता ही रहे हैं कि फैटी एसिड को उन्होंने कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट, जिनमें है ही थोड़ा सा, उनमें क्या फिर वो मौजूद होगी। तो वो इसीलिए लिपिड्स जो हैं वो जिन सीड्स के अंदर लिपिड्स ज़्यादा होगा उन्हीं के अंदर ये मौजूद होती है।
तो और बात ये कि ये ग्लाइकोसोम जो होती है ये उसके अंदर एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम इसमें कुछ एक दो और रह गई हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे और और कल तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर।